हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2022 में पेपर 2 में पूछे गए सभी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो आपको आगे की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गर्भधारण से लेकर माध्यमिक आपका बाल्यावस्था तक बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में आपका कब से कब तक अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में आपका गर्भाधारण से लेकर माध्यमिक आपका बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन ए, इसमें दो कथन दिया गया है और एक कथन है एक रीजन है, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखेंगे, हमारा कथन इसमें है, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो यह बात सही है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका रीजन दिया गया है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो हमें बताना है कि जो यह हमारा कथन है और यह उसका रीजन है, क्या कौन सा इसमें सही होगा। तो कथन ए हमारा तो सही है। अब देखते हैं क्या यह रीजन जो हमारा है कथन ए को डिस्क्राइब करता है। तो रीजन कह रहा है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो यह भी रीजन क्या है, सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए क्या है, ए हमारा है कथन कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो यह सही है और इसका रीजन भी सही है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलन। तो आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन अनुकूलन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आप जीन पियाजे के बारे में इन बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? तो देखते हैं समाजीकरण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया। ऑप्शन बी है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक चरणों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संक्रियात्मक चरणों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह बात सही है कि शिक्षिका को क्या करना चाहिए, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। दूसरा है, परिकल्पना सोच को विकास करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए।
तो यह भी बात सही है कि परिकल्पना सोच के विकास को बढ़ाने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। 3 नंबर है अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, तो यह नहीं होगा। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, तो यह नहीं होगा। 4 नंबर है समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तो यह भी सही है। तो हमारा इसमें कौन कौन सा सही है? 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। तो ऑप्शन में देखेंगे किसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर है, तो ऑप्शन डी में हमारा क्या दिया है? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप ध्यान से इसका स्टडी करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को जबकि लेव वाइगोत्स्की आपका सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता को तथा लेव वाइगोत्स्की आपका सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोहराव व स्मरण करना। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका दोहराव व स्मरण करना आपका संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहनबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहनबर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर बल देती है को नकारते हैं। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहनबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहनबर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर बल देती है को नकारते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता। तो कोहनबर्ग आपका क्या करते हैं? ये देखभाल की नैतिकता को आपका क्या करते हैं? नकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पे बल देना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संकल्पनात्मक समझ पर क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। अब ध्यान देंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी आपका 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कितना आपका जीडीपी का खर्च आपका केंद्र और राज्य सरकार मिलके 6% तक का। उसके बाद आपका 100% क्या होना चाहिए? बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आपका मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो आप इन सभी को ध्यान देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना आपका विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समवेगु और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समवेगु और संज्ञान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवेग समृतियों के
कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करे। तो शिक्षक को कैसी गतिविधियां बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच क्या उत्पन्न करे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा। तो शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच आपका सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? निम्न में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। अर्थात यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य में सक्षम हूं। हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो यदि मैं अपने प्रयत्न को आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह डैश का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुपूरक सोच। तो यह क्या है? यह बच्चे का अनुपूरक सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है? किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों अर्थात स्टूडेंट के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय तक बच्चे के पास ज्ञान रहे, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दे। अर्थात अलग अलग परिस्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? अधिगम को लागू करने की अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्न में से किसे बढ़ावा देती है? उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिसरण सोच। तो शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो बच्चों में क्या करे? अभिसरण सोच को उत्पन्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय अवलोकन। तो निष्क्रिय अवलोकन क्या करता है? यह आपका विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने की बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों अर्थात जो विद्यार्थी देख नहीं सकते उनके सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। तो जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं वे कैसे पढ़ते हैं? तो वे आपका स्पर्शनीय और उभरी हुई सामग्री का उपयोग करके शिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव उदाहरण प्रस्तुत करे। तो अर्थात धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, एक दूसरे के बीच सद्भावना रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लिखना। तो डिस्ग्राफिया आपका लिखने से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है। यह बालक के लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग, श्रुति लेख इत्यादि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वह प्रश्न है जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं। क्या है? मूल्यांकन का कौशल हमें बताना है। तो मूल्यांकन का परीक्षण कौन करता है? तो यह प्रश्न कि आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कूल आने की उनकी रुचि कम न हो। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों में क्या करना चाहिए? शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें स्कूल आने की रुचि कम न हो। तो इस तरह हमने आपका CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जितना भी प्रश्न आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का आज हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथी से जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।